नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन क्विज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले वर्षों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसका उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, एक तार का गेज अर्थात तार की मोटाई मापने के लिए निम्न में से जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है, माइक्रोमीटर। अर्थात माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी भाग या धातु की मोटाई या मिनिमम बारीक से बारीक 0.001 mm तक इसकी मोटाई को मापा जा सकता है। तो साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव्य की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है उसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। रूलर का मतलब होता है स्केल, जिसका उपयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तथा मल्टीमीटर अर्थात अनेक प्रकार की भौतिक राशियाँ जैसे प्रतिरोध, धारा तथा वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोमीटर के अलावा तार की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, SWG, जिसका नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो कि 0 से 36 SWG के वायर गेज में बना होता है। तो साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, फ्यूज को रिक्त स्थान में संयोजित किया जाना चाहिए। यहाँ पे बात की गई है साथियों फ्यूज को, तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूज या फिर फ्यूज वायर को जो हमारे घरों के अंदर सप्लाई होती है, जिसमें 2 वायर होते हैं। एक होता है उदासीन, जिसे अर्थ या न्यूट्रल कहा जाता है, और दूसरा होता है फेस, जिसे सजीव चालक कहा जाता है। तो फ्यूज को सजीव चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, फ्यूज को सजीव चालक अर्थात फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना किसके लिए आवश्यक है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, जब ट्रांसफार्मर कार्य करता होता है अर्थात आउटपुट व इनपुट सप्लाई उसे मिल रही है तथा आउटपुट प्रदान कर रहा है अर्थात लोड में है, तो वह ट्रांसफार्मर गर्म होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। अर्थात जो एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग गर्म होगी तो उसके चारों ओर के जो ऑयल है ये भी गर्म होगा। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा करना अर्थात इसके अंदर जो हीट उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को बिखेरना या फिर उसकी ऊष्मा को कम करना ही ट्रांसफार्मर को ठंडा करना आवश्यक है। अर्थात ट्रांसफार्मर में बनी हुई ऊष्मा को विस्तारित या बांटना या मतलब उसके गर्म हीट को कम करना ही ट्रांसफार्मर को ठंडा करना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन है ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता होती है। साथियों, वोल्टता मीडियम, हाई टेंशन, EST, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, मतलब कई भागों में बांटी गई है। यहाँ पे बात की गई है मीडियम ग्रेड की केबलों की, तो इसकी कार्यशील वोल्टता कितनी होती है, 1000 या 1100 वोल्ट होती है। अर्थात 1000 वोल्ट मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशीलता होती है। ये हमारा सही आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, एक मीट्रिक अश्व शक्ति अर्थात HP यहाँ पे
पूछा गया है। तो एक मैट्रिक पद्धति के अंदर 1 HP कितने के बराबर होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। एक होता है मीट्रिक, जिसमें 1 HP बराबर कितना होता है 735.5, और ब्रिटिश के अंदर 1 HP में कितना होता है 746 वाट होता है। यहाँ पे हमें मीट्रिक पूछा है तो 735.5 तो ऑप्शन नहीं है, परंतु क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं 736 वाट लिख सकते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर पद्धतियाँ पूछी जाती है, जैसे मीट्रिक हो गई, ब्रिटिश हो गई, तो आप वहाँ पे 735 तथा 746 का ऑप्शन चूज करोगे। परंतु जब आपको पूछा जाता है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो वहाँ पे अधिकतर अर्थात 99.9% 746 वाट को सही माना जाता है। तो हमारा एक मीट्रिक पद्धति के अंदर 1 HP बराबर कितना होता है 735.5 या 736 वाट होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से एकमात्र वायरिंग कौन सी है जिसकी योजना मकान निर्माण के पूर्व बनानी होती है? तो साथियों, एकमात्र वायरिंग मकान निर्माण के साथ साथ जिस चलती है वो कौन सी होती है? कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। अर्थात हमारे घरों के अंदर जब हमारा मकान निर्माण होता है, छत का निर्माण होता है, तो छत पे ऊपर कंड्यूट पाइपें डालते हैं, अर्थात PVC की पाइपें डालते हैं, और उसके बाद दीवारों के अंदर झिर्रियाँ निकालकर उसके अंदर पाइप फिट किया जाता है। तो वो वायरिंग कौन सी होती है? कंड्यूट वायरिंग। एकमात्र वायरिंग है जो कि हमारे क्या है घरों के निर्माण के साथ साथ या मकान के निर्माण के पूर्व योजना बनानी पड़ती है। इसके अलावा क्लीट वायरिंग अर्थात बाहरी वायरिंग, ये सभी बैटन वायरिंग, कंड्यूट सरफेस वायरिंग तथा लेड शीथड वायरिंग, ये सभी क्या है बाहरी वायरिंग के प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। अगला हमारा प्रश्न है, एक तड़ित या लाइटनिंग उपरिपथ, ये तड़ित का मतलब है यहाँ पे तड़ित चालक नहीं है, एक लाइटनिंग अर्थात उप परिपथ की बात की जा रही है। यहाँ पे पावर सर्किट की बात नहीं करी। अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है? तो एक पावर परिपथ के अलावा जब हम बात करें एक उप परिपथ की अर्थात लाइटनिंग, तो उसके लिए अधिकतम पावर कितनी होती है 800 वाट होती है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या है? तो साथियों, एल्यूमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए जो सोल्डर उपयोग किया जाता है या जो सोल्डरिंग में जो फ्लक्स उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? आयर नंबर 7। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर के सोल्डरिंग करने में जो प्रयुक्त फ्लक्स होता है उसका वाणिज्यिक नाम आयर नंबर 7 होता है। अगला हमारा प्रश्न है, परिपथ में कनेक्टर के किसके लिए उपयोग किया जाता है? कनेक्टर का अर्थ है दो तारों को जोड़ने के लिए जहाँ पे उपयुक्त जोड़ लग जाए वहाँ कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। कनेक्टर का उपयोग तारों की या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा ट्यूबलाइट की चौक को संचालित वहाँ पे भी कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा विद्युत वायरन को अर्थात इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसे जोड़ने के लिए भी कनेक्टर का उपयोग किया जाता है तथा घरेलू ऑडियो कनेक्शन में भी कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हो जाएगा परिपथ में कनेक्टर का उपयोग है दो तारों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, माइका नाइट एक क्या होता है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को एक चद्दर की तरह बनाकर अर्थात अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को एक चद्दर पे लपेट दिया जाता है और किसका निर्माण होता है? माइका नाइट का निर्माण होता है। तो कहा अभ्रक क्या होता है? विद्युत का अचालक होता है। तो विद्युत रोधी ठोस चादर क्या कहलाएगी? माइका नाइट कहलाएगी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 3 से
4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने के में सूक्ष्म फ्यूज कौन सा होता है। अर्थात वह फ्यूज कौन सा है जो 3 से 4 सेकंड तक अपने जो मान का दोगुना धारा प्रवाह वहन कर सकता है, वह कौन सा होता है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसे HRC फ्यूज कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है। अर्थात दो तारों का जो जोड़ होता है वहाँ पे सोल्डरिंग क्यों होती है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जब तार का जोड़ लगाया जाता है एक तार को दूसरों, तो थोड़ी सी उसके अंदर लूज, वह दोनों तारों के बीच में कनेक्शन ढीला रह जाता है, जिसके कारण ढीले कनेक्शन के अंदर थोड़ा सा गैप बनेगा तो वहाँ पे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होते समय वहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो उस जोड़ को मजबूत करने के लिए तथा प्रतिरोधकता कम करने के लिए और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जोड़ों पर सोल्डरिंग की जाती है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियों का क्या कार्य होता है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है उसके बाद में जो नालियाँ लगी होती है, ये उसे क्या कहते हैं, रेडिएटर नालियाँ, जिसका कार्य क्या है, जब तेल गर्म होकर भाप बनेगा तो ये उसके अंदर तेल भाप के द्वारा इन नालियों में आएगा और नालियों के आसपास ये हवा गुजरेगी तो तेल ठंडा होकर वापस मुख्य टैंक में आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल को बढ़ाना इसका क्या है, मुख्य कार्य होता है। साथ में यहाँ अगर ऑप्शन होता कि जो बढ़े हुए तेल है उसको ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेडिएटर नालियों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आप सही कर सकते हो। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सुरक्षा के लिए स्विच किसको नियंत्रित करना चाहिए। साथियों सुरक्षा के लिए स्विच हमेशा किसको, फेज को या फेज केबल को नियंत्रित करता है। अर्थात स्विच के माध्यम से, सॉकेट की बात नहीं करिए, स्विच को हमेशा फेज से जोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं फ्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, स्विच अर्थात जो हम बटन का उपयोग करते हैं, बटन को हमेशा फेज के साथ कंट्रोल करता है। तो हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज की सीरीज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। रिक्त स्थान के मामले में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, विद्युत वितरण की जो प्रणालियां, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियल प्रणाली, वितरण बोर्ड प्रणाली, रिंग मुख्य प्रणाली, ट्री प्रणाली, समांतर फीडर, ये सभी क्या है, विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। परंतु यहाँ पे सॉकेट और प्लग की बात की जा रही है, तो रिंग मुख्य जो प्रणाली होती है उसके अंदर विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं। तो सी हमारा सही आंसर। अर्थात ये प्रश्न दिल्ली मेट्रो तथा विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका है, जिसका सी हमेशा इसने आंसर माना है। इसके लिए मैंने भी यहाँ पे आपको सी ऑप्शन बता दिया है। अगर आपको साथियों मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये मेरी वीडियो विद्युत विभाग के अंदर, जो बिहार के अंदर लाइनमैन, यूपी लाइनमैन, राजस्थान लाइनमैन, दिल्ली मेट्रो, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।